नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। राजस्व विभाग के कार्यों की हुई समीक्षा, लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने निर्देश। महिला आरक्षण बिल पर नहीं लगी मुहर, भाजपा उजागर कर रही विपक्षियों की नीयत। गैस की किल्लत और काला बाजारी, खाद्य विभाग कर रहा छापेमारी। और जमीन विवाद बनी वजह, बड़ी मां को उतारा मौत के घाट। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में बिलासपुर अनुविभाग और बेलतरा तहसील के सीमांकन एवं बटांकन मामलों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर शिव कुमार बैनर्जी, संयुक्त कलेक्टर अभिषेक दीवान, एसडीएम बिलासपुर मनीष साहू सहित सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक उपस्थित रहे। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि लंबित प्रकरणों का निराकरण अब प्राथमिकता के आधार पर तेजी से किया जाए। समीक्षा के दौरान सामने आया कि केवल बिलासपुर अनुविभाग में ही करीब 2000 सीमांकन प्रकरण लंबित है, जो सामान्य से अधिक है। इस पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिया कि सभी ऑफलाइन प्रकरणों को तत्काल ऑनलाइन दर्ज कर नियमानुसार बटांकन और सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। कलेक्टर अग्रवाल ने चेतावनी दी कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए अतिरिक्त टीमों के गठन और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व सेवाओं का समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए आम नागरिकों को शीघ्र राहत पहुंचाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रकरणवार स्पष्ट कार्य योजना बनाकर उसकी सतत समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरबा की पूर्व कलेक्टर और सस्पेंड आईएएस रानू साहू के रिश्तेदारों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी संपत्तियों को अटैच करने के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अपराध से पहले खरीदी गई संपत्ति भी अटैच की जा सकती है। सिर्फ यह तर्क पर्याप्त नहीं है कि संपत्ति पहले खरीदी गई थी। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे मामलों में सीधे सबूत मिलना जरूरी नहीं होता। परिस्थिति जन्य साक्ष्य जैसे लेन देन का तरीका, आय का स्रोत और संपत्ति खरीद की टाइमलाइन के आधार पर भी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल कोल लेवी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने रानू साहू पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अवैध कमाई को रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियों में लगाया। इसी आधार पर उनके कई रिश्तेदारों की करोड़ों की संपत्तियां अटैच की गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कार्रवाई को सही ठहराते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन से इस बार 18 समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों का संचालन 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है और यह 15 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान ये ट्रेनें कुल 88 फेरे लगाएंगी। रेलवे के अनुसार बिलासपुर जोन से 18 स्पेशल ट्रेनों में से 13 ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है, जबकि बाकी ट्रेनें जल्द ही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। ये ट्रेनें देश के प्रमुख शहरों के बीच चलाई जाएंगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अगर पूरे देश की बात करें तो भारतीय रेलवे ने गर्मी के मौसम के लिए 908 समर स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दी है। ये ट्रेनें 15 अप्रैल से 15 जुलाई के बीच कुल 18,262 फेरे लगाकर अतिरिक्त भीड़ को संभालेंगे। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख स्टेशनों बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, इतवारी, रायगढ़ और शहडोल पर भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले गए हैं, पेयजल की बेहतर व्यवस्था की गई है, प्रतीक्षालयों को सुधारा गया है और साफ सफाई व सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे का कहना है कि इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से ट्रेनों में भीड़ कम होगी, वेटिंग लिस्ट घटेगी और यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना पहले से ज्यादा बढ़ेगी। इससे सफर भी पहले के मुकाबले ज्यादा आरामदायक हो सकेगा।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण बिल कहा जाता है, उसके लोकसभा में पास नहीं किए जाने को लेकर तीखी आलोचना की जा रही है। इसी क्रम में बिलासपुर स्थित भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने बताया कि भाजपा इससे पूर्व में भी इस महिला आरक्षण बिल को ला चुकी है, लेकिन विपक्षियों द्वारा उसे पास नहीं किया गया। कांग्रेस ने एक बार फिर दिखावे के लिए उसे राज्यसभा में पारित कराया था, लेकिन उसे लोकसभा में पेश ही नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार लोकसभा में इस बिल को लाया गया, जिसे कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष ने गिरा दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो मातृशक्ति के जीवन में ऐतिहासिक परिवर्तन लेकर आने वाली थी, उसे कांग्रेस पार्टी समेत पूरी विपक्षी दल ने इस अधिनियम का विरोध करके उनके जीवन में आने वाली खुशहाली को छीन लिया है। महिलाओं को मिलने वाले अधिकार से उन्हें कांग्रेस पार्टी ने वंचित किया है। कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी पार्टी है, जो महिलाओं को अपमानित करती है। महिला आरक्षण बिल महिलाओं को राजनीति में उचित भागीदारी दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल के पारित होने से महिलाओं के सशक्तिकरण को नुकसान पहुंचेगा और वर्तमान समय में राजनीति और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इस दौरान महापौर पूजा विधानी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष स्नेहलता शर्मा यहाँ उपस्थित रहीं। इस प्रेस वार्ता में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार राजनीति में नारी सशक्तिकरण इस बिल को लेकर के कि महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा में और विधानसभा में दिया जाए, इसको लेकर के लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में लोकसभा को उन्होंने इस बिल के विस्तृत रूप से इसमें चर्चा की और चर्चा करने के बाद में आपको मालूम है कि पूरा पक्ष कांग्रेस के साथ ये नहीं चाहते थे कि बिल पारित हो और नारी को सशक्तिकरण की दिशा में मोदी जी काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, वो इस बिल को रोकने का काम उनके द्वारा किया गया और समूचा विपक्ष एक होकर के इस बिल को उनके द्वारा रोका गया। आज नगरीय निकाय में 33% का आरक्षण है, त्रिस्तरीय पंचायत राज में 33% का आरक्षण है और भाजपा की सरकार में हमारे छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत राज में 50% से ऊपर का आरक्षण है, जिसका लाभ दिख रहा है कि प्रदेश में कि नारी यदि राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व यदि उनको भरता है तो निश्चित रूप से आज प्रदेश जो विकास की दिशा में है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि हमारे राजनीति के क्षेत्र में उनको उच्च पदों पर आरक्षण के आधार पर चुन करके आए और इस देश के नीति निर्धारण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, इस बात को लेकर के सुनिश्चित किया गया। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के लोग उनको ऐसा लगा कि ये बिल के द्वारा शायद हमारी जमीन खिसक जाएगी, इस डर के बारे में महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस बिल को रोकने का काम किया गया। जब आप 33% का आरक्षण नगरीय निकाय में साफ दे सकते हैं, आप त्रिस्तरीय पंचायती राज में दे सकते हैं, तो लोकसभा और विधानसभा में आपको देने में क्या दिक्कत थी? तो दिक्कत यही है कि वो नहीं चाहते कि नेतृत्व तो नया उभरे और महिला राजनीति में सशक्तिकरण की दिशा में आए। मूल रूप से इस बात को लेकर के मोदी जी के द्वारा इसको जो लाया गया, साथ ही साथ समय के अनुसार से हम चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधित्व करने से निश्चित रूप से देश हमारा और मजबूत होगा और जो योजना बनी उनका क्रियान्वयन भी ज्यादा मजबूती के साथ उनके तक पहुंचेगा, उसकी सार्थकता होगी, उनके महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। एक महिला ठीक प्रकार से समझती है कि परिवार की उनकी समस्याएं क्या है, क्षेत्र की समस्याएं क्या है, उनके
इस देश में आवश्यकता भी किस बात की कम रही है, उस बात को लेकर के भली भांति सोचते हैं। आपको मालूम है कि 2014 के पहले स्वयं अनुभव किया कि उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था नहीं है, उज्ज्वला गैस उनके पास में नहीं है, उनके पास में शौचालय नहीं है, बैंक से जुड़े हुए नहीं है। इन सारी बातों को एनडीए के सरकार के द्वारा और मोदी जी के द्वारा उनको जोड़ने का काम और उन सुविधाएं जो कमी रही है उनको करने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। साथ ही ये बिल पहले बार नहीं आया। आप देखिए कि 1996 में जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे तब वो लेकर के आए, तब उस समय आज जो उनके घटक के सदस्य है सपा पार्टी, आरजेडी पार्टी, उस बिल को रोकने का काम उनके द्वारा किया गया। फिर उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनके द्वारा इस बिल को 4 बार प्रयास उनके द्वारा किया गया और 4 बार प्रयास करने के बाद में ये बिल यदि पारित हो जाते हैं तो महिलाओं को उसका अधिकार मिलेगा 1998 से लेकर के 2003 के बीच में। और उस बीच में मैंने आपको नाम बताया कि सुरेंद्र प्रकाश यादव आरजेडी के एमपी, उनको उनके द्वारा इस बिल को हाउस में फाड़ने का काम किया गया। आरजेडी ने इसको चलाके से रोकने का काम किया गया। सपा ने इस बिल का विरोध किया और इसके साथ ही जब यूपीए की सरकार रही उस समय 2010 में राज्यसभा में इसको लेकर के आए, पारित कराए। वह वही रुके, बोले कि सोनिया गांधी जी है, उनके नेतृत्व हो रही है, उनको लगा हमको श्रेय जाना चाहिए, बहुत अच्छा किए। लेकिन जब लोकसभा की बारी आई पारित कराने की तो 2010 में नहीं किए, 2011 में नहीं किए, 2012 में नहीं किए, 2013 में नहीं किए, 2014 में नहीं किए। इस प्रकार से उनका चेहरा उजागर हुआ। हाईकोर्ट से शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। कोर्ट ने पूर्व सेवा गणना को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी। दरअसल पूरा मामला चिरमिरी नगर निगम में पदस्थ शिक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की थी कि उनकी पूर्व सेवा को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए। याचिका में कहा गया था कि संविलियन के बाद भी उनकी पूर्व सेवा को पेंशन गणना में नहीं जोड़ा जा रहा है, जो उनके साथ अन्याय है। मामले में पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह पूर्व सेवा को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने पर विचार करे। इसके लिए सरकार को 120 दिनों का समय भी दिया गया था। हालांकि राज्य सरकार ने इस निर्देश पर अमल करने के बजाय सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील दायर की। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने संविलियन की शर्तों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि पेंशन का निर्धारण उन्हीं शर्तों के आधार पर किया जाना चाहिए जो संविलियन के समय तय की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। डबल बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब संविलियन के दौरान पूर्व सेवा की गणना को मान्यता दी गई है तो उसे पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व सेवा को नजरअंदाज करना न्याय संगत नहीं है। अतः हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया और सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़ फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग, घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम, समय की बचत और लागत में भारी कमी, और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड, ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781137373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info@jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर शुक्रवार सुबह सीपत चौक सरकंडा में अवैध गैस सिलेंडर भंडारण और रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी छापामार कार्रवाई की गई। खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर के मार्गदर्शन में AFO अजय मौर्य और विनीता दास की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गैस की कालाबाजारी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान सीपत चौक के पास महामाया गैस चूल्हा सुधारक एवं विक्रेता तथा गर्ल्स हॉस्टल संचालक लव निमेश जायसवाल के कब्जे से 19 नग 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर भरे व आंशिक और 35 नग 5 किलो के घरेलू व व्यावसायिक सिलेंडर जब्त किए गए। कुल 54 सिलेंडरों के साथ 7 रीफिलिंग नोजल, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन सहित अन्य उपकरण भी बरामद हुए। जांच में सामने आया कि बिना अनुमति गैस का भंडारण और रीफिलिंग कर अवैध बिक्री की जा रही थी, जिससे गंभीर सुरक्षा खतरा उत्पन्न हो रहा था। जब्त सामग्री को मौके पर ही सुरक्षित कर कोनी इंडियन एजेंसी को सौंपा गया। इसी दौरान विजय स्टील प्रतिष्ठान से भी 2 सिलेंडर, 3 नोजल और तौल मशीन जब्त की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्माण एजेंसियों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला पंचायत CEO संदीप अग्रवाल सहित रेलवे, NTPC, NHAI और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली मिट्टी मुरूम की अव्यवस्थित व्यवस्था पर चिंता जताते हुए इसे सुनियोजित करने और तालाब गहरीकरण से जोड़ने की नई पहल की घोषणा की। कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान में ठेकेदार अलग अलग स्थानों से मिट्टी मुरूम जुटाते हैं, जिससे अव्यवस्था और अनियमितता की स्थिति बनती है। इसे सुधारने के लिए अब निर्धारित स्थानों से ही सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि गर्मी में सूख चुके और उथले तालाबों का गहरीकरण कर उनसे प्राप्त मिट्टी का उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाएगा। इससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और निर्माण कार्यों को भी गति मिलेगी। जिले में अगले 1.5 से 2 माह में 200 तालाबों के गहरीकरण का लक्ष्य तय किया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गहरीकरण कार्य पंचायत प्रस्ताव के आधार पर ही होगा और ठेकेदार निर्धारित स्थानों से ही सामग्री लेंगे। अवैध परिवहन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। साथ ही उन्होंने ठेकेदारों से तालाब किनारे वृक्षारोपण कर इसे CSR के तहत करने की अपील की। सभी कार्यों को तय समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान में एक बार फिर चिकित्सकीय दक्षता, अत्याधुनिक तकनीक और टीम वर्क का उत्कृष्ट उदाहरण सामने आया है। महज 5 वर्षीय मासूम को एंडोस्कोपिक प्रक्रिया के माध्यम से बचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार चिरमिरी के धवलपुर निवासी नितिन सिंह सोमवार शाम लगभग 7 बजे जब खेलते खेलते बच्चे ने 5 का सिक्का निगल लिया और जो उसके गले में जाकर फंस गया। सिक्का श्वसन मार्ग के पास अटक जाने के कारण बच्चे को सांस लेने में गंभीर परेशानी होने लगी और उसकी स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही थी। परिजन तत्काल बच्चे को सिम्स लेकर पहुंचे, जहां आपातकालीन स्थिति को देखते हुए बिना विलंब के उपचार शुरू किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों द्वारा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को सूचना दी गई। मंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सिम्स के अधिष्ठाता डॉक्टर रमनेश मूर्ति को फोन कर बच्चे के इलाज हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। जहां एंडोस्कोपिक तकनीक से सफल ऑपरेशन बच्चे की स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया, जहां अत्याधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक का उपयोग करते हुए सटीक और सुरक्षित प्रक्रिया अपनाई गई। एंडोस्कोपिक विधि के माध्यम से बिना किसी बड़े चीरे के विशेष उपकरणों की सहायता से गले में फंसे सिक्के को सावधानी पूर्वक बाहर निकाला गया। रायगढ़ जिले के छाल थाना क्षेत्र के ग्राम बहरामार में जमीन विवाद के चलते एक युवक ने अपनी ही बड़ी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए आरोपी को चंद ही घंटों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब 22 अप्रैल को लोकनाथ राठिया ने थाना छाल में अपनी 70 वर्षीय मां केवलाबाई राठिया के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने अपने चचेरे भाई आशन राठिया पर जमीन विवाद के कारण संदेह जताया। इसी दौरान बैरामार जामपाली मार्ग के जंगल में झाड़ियों के बीच शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़ा गला शव बरामद किया, जिसकी पहचान केवलाबाई के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि जमीन बंटवारे को लेकर आरोपी का मृतका से लंबे समय से विवाद चल रहा था। 18 अप्रैल को महुआ बीनने के दौरान विवाद बढ़ा और आरोपी ने गुस्से में आकर हाथ, मुक्कों और लात घूंसों से हमला कर महिला की हत्या कर दी। बाद में शव को मोटरसाइकिल से जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। 22 तारीख को लोकनाथ राठिया जो मृतका का पुत्र है, थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी मां 4-5 दिन से लापता है। इस पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जांच में इसने कुछ आशंका जताई कि इनका पारिवारिक विवाद भी चल रहा है। पुलिस ने संदेही आशन राठिया को लाकर पूछताछ किया, लेकिन पहले वो इनकार करते रहा। अंततः मनोवैज्ञानिक तरीके से जब पूछताछ किया गया तो वो टूटा और डेड बॉडी को उसने बरामद कराया। पुलिस ने मर्ग कायम किया। मर्ग कायम करने के बाद इससे कड़ाई से पूछताछ करने पर इसने जो कहानी बताई उसके हिसाब से घटना दिनांक को ये महुआ बीनने गई थी और वहाँ पर आरोपी भी गया था और ज़मीन विवाद को लेके कहा सुनी हुई। इस बीच में उसने उस वृद्ध महिला को वहाँ पर हाथ मुक्के से मारा, डंडे से मारा और उसके रिब्स की हड्डी टूट गई और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। बाद में इसने अपने मोटरसाइकिल में बिठा के ले जाकर वहाँ पे 4-5 किलोमीटर दूर घटना स्थल से वहाँ के झाड़ियों के पीछे एक गड्ढा था, वहाँ पर उसने इसको डेड बॉडी को छुपा दिया। पुलिस ने वहाँ से डेड बॉडी को बरामद करके मर्ग कायम करके जांच में लिया और अपराध कायम किया गया धारा 103 का और आरोपी आशन राठिया को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले की विवेचना भी जारी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।